बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-इत्तला मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई थी, जबकि चेयरमैन पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून पर जितने भी मुकदमात बनाने वाले थे वो आज सब जेलों में हैं। तो दूसरी जानिब OIC का 18 अक्टूबर को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर ये इजलास बुलाया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग की जानिब से बारहा ही कहा जा रहा है कि अवाम जो है नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और जो अवाम है उनको ये जो सियासी और मुआशी बहरान है इनसे निकालेंगे, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये अभी हम देख रहे हैं कि ये सारे बात कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बड़ा वाक़या कि बड़े हालात बाकी मामलात को सबको पीछे ले जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं वो चूँकि ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात ने तय करना है, इसलिए एक हालात ऐसे हैं कि जो जिसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि अगले आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, या हम ये भी नहीं कह सकते कि जो दुनिया के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो अहम बात है वो देखें ना कि आज जैसे 14 तारीख हफ्ते का रोज़ जी। तो अगला जो हफ्ते का रोज़ या हफ्ते की शाम जब ढल रही होगी तो 21 तारीख यानी इस वक्त नवाज शरीफ साहब का मीनार पाकिस्तान लाहौर में 4-5 लाख या जो भी उनका 10 लाख जो भी इसे वो ख़िताब कर रहे होंगे। तो क्या इस पूरे हफ्ते में क्या वो सूरत हाल बन रही है, बनती नज़र आ रही है, बन भी सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ख़ित्ते, और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो ख़ित्ते और दुनिया के हालात तय करेंगे कि यहाँ पे क्या होना है। अच्छा, ये 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त मतलब बहुत कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये अगले 1 घंटे में या 2 घंटों के बाद क्या होना है ये भी किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और जो इसमें आज 6 घंटे का वक्त दिया था इसराइल ने, और उनकी तरफ से कहा गया था कि 6 घंटे की एक विंडो है, एक वक्त है, और उस वक्त के दौरान जो है वो लोग जो गज़ा की पट्टी का जो शुमाली हिस्सा है वो उससे जनूब की तरफ आ जाएं। अच्छा, अब वहाँ पर कोई 22 लाख लोग हैं, तो शुमाल से वो जनूब की तरफ आ जाएं, यानी रफ़ा की साइड जो है, यानी वो साइड जो कि सेनाई की तरफ या सेना की तरफ लगती है मिस्र की। और उस दौरान ये हुआ कि लोगों ने बड़ी तादाद में लोग ज़ाहिर है कि वो शुमाल के इलाके में उन्होंने बॉम्बिंग शुरू की। कोई लगभग 2500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं गज़ा पे जो बमबारी हो रही है, और पानी ख़त्म हो गया है, और प्यास से अब जो अमवात हैं वो प्यास से शुरू हो गई हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की। तो ये लोग सारे जो हैं इनको कहा कि आप जनूब की तरफ जाएं। अच्छा, अब इस पे जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सब अपनी जगहों पे रहें, कोई जनूब की तरफ नहीं जाएगा। दरमियान में ये बात हुई कि जी जनूब की तरफ जाएं, तो जनूब में कहाँ जाएं? वहाँ पर तो ज़रूरी है कि रफ़ा की जो क्रॉसिंग, अच्छा वो क्रॉसिंग अब है नहीं। जो लोग हालिया दिनों में या हालिया सालों में उन्होंने देखा है रफ़ा की जो क्रॉसिंग है, ये भी आप समझें कि ये वैसी ही, इस पे भी हिफाजती इक़दाम तकरीबन वैसे ही हैं जैसे यानी बहुत बड़ा एक बफर का इलाका है वहाँ पे, जो मिस्र की आर्मी खड़ी है, और वहाँ पर भी तारें और ख़ारदार तार, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे। एक तो ये कि टेररिज्म के वाक़यात होते रहे हैं सहरा में, और काफ़ी जो टूरिस्ट वग़ैरह उन पे भी यहाँ पे अलकायदा और बाकी जो तंजीमें हैं वो काफ़ी यहाँ पे
प्रॉब्लम्स रहे हैं। और तो ये मुस्तकिल तौर पे, यानी ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हम कहें कि ये एक कोई छोटा सा दरवाज़ा है जो खुलता है और लोग नहीं, ये पूरी एक यहाँ पर कंक्रीट की दीवारें। तो 6 घंटे का वो जो वक्त था वो दिया उन्होंने, और इस दौरान ये खबर आई कि जी क्योंकि ऑस्टिन लॉयड जो हैं उनका अभी कुछ बातें हमें मतलब सुन रहे हैं हम, बात जो लोगों से हो रही है, लेकिन वो चूँकि कहीं उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। जैसे सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो हैं वो, एक तो देखें इसराइल को फौजी इमदाद जाती है ना, रेगुलर जाती है, 3.8 बिलियन उनको हर साल के मिलते हैं। ये जंग के बाद उन्होंने पैसे एक्स्ट्रा मांगे थे, जो यूक्रेन और इसराइल के दरमियान फटा पड़ गया कि जी किसको देंगे। यूक्रेन कहीं गायब हो गया बीच में। कल पोलैंड का इलेक्शन हो रहा है, वो पोलैंड के इलेक्शन में वो गवर्नमेंट आ रही है गालिबन जो कि सूट नहीं करती नेटो को, लेकिन ध्यान सारा इस तरफ है इस वक्त, मशरिक़ वस्ता, इसराइल और गज़ा। तो ऑस्टिन लॉयड की आमद की वजह जो बयान हो रही थी, अब इसका ये कहीं ना ये बात डिस्कस हुई है ना कहीं पर, लेकिन जिन लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि ऑस्टिन लॉयड जो है वो 2-3 बातें वहाँ पे हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि जी जो होस्टेजेस हैं, अमेरिकन होस्टेजेस, उनको वहाँ पर वहाँ से आज़ाद किया जाए। अच्छा, और आज़ाद करने के लिए जो है वो कोई अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है स्पेशल फोर्सेस की, तो वो भी शायद वहाँ पे ये बात, यानी इसका कोई, मैंने आपसे कहा ना कि ये वो बात है जो कुछ मीडिया के लोगों से कई वहाँ पूछी, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए ये मौजूदगी है यहाँ पे। इस दौरान ये हुआ कि अच्छा, स्ट्रेटजी नहीं है कोई इसराइल के पास। सही। जो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक क्राइसिस है वो ये कि स्ट्रेटजी नहीं है। ये जो भी स्ट्रेटजी यानी अब वो क्या करें, ये एक सवाल है, और अमेरिका क्या करे और वो क्या करें। अच्छा, तो उन्होंने 6 घंटे का टाइम दिया। 6 घंटे में उन्होंने कहा कि लोग यहाँ मूव कर जाएं। लोगों ने मूव करना शुरू किया। उन्होंने रफ़ा के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, और अब से कुछ देर पहले वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए। अच्छा, इजिप्ट, मिस्र जो है वो रफ़ा नहीं खोल रहा, रफ़ा की क्रॉसिंग वो नहीं खोल रहा। पहले ये खबर आई कि जी अमेरिकन के साथ उनकी बात हुई है, अमेरिकन ने उनसे कहा है कि आप यहाँ से हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको जाने दें बाहर, ठीक है। और तो इजिप्ट ने उनको कहा कि नहीं, सिर्फ जो एड वर्कर्स हैं उनको भी शायद हम अभी नहीं जाने देंगे, और मतलब बिल्कुल बंद है वो, हम उस वहाँ नहीं जाने देंगे। दूसरी जो दरमियान में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये है कि मैंने आज स्टेट डिपार्टमेंट का जो अभी तक इस वक्त तक स्टेट डिपार्टमेंट की जो पिछले चंद रोज़ की मुलाकातें हैं उनकी, वो मैंने देखी कि किस किस से मुलाकात हुई है स्टेट डिपार्टमेंट की। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन की, स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी स्टेट की, तो वहाँ पर जो है वो सेकंड स्लाइड देखें तो पता चलता है कि जी कतर के प्राइम मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी, उनसे जॉइंट प्रेस में गुफ्तगू हुई है उनकी। और फिर उसके बाद ये जो स्टेट ऑफ कतर 5th स्लाइड जो है वो हमें बता रही है कि अमीर कतर से भी मुलाकात हुई। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनको यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्होंने रिसीव किया, अमीर कतर ने, उनसे भी मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर जो तीसरी स्लाइड है वो बता रही है कि बहरीन में वो गए और बहरीन में सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है बहरीन के वली अहद वज़ीर आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से। और फिर उसके बाद जो है वो चौथी जो स्लाइड है वो बता रही है, ये इससे पहले, यहाँ आने से पहले जब वो इसराइल में थे तो उनकी मुलाकात जो है वहाँ पे सदर आइज़ैक हरज़ोग से भी हुई थी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, और भी उसमें नेतन्याहू का भी है, महमूद अब्बास साहब का भी है, जॉर्डन के जो बादशाह हैं शाह अब्दुल्ला का भी है। जो चीज़ मिसिंग है इसमें
वो ये है कि क्या सऊदी अरेबिया में क़याम के दौरान उनकी जो मुलाकात है वो सऊदी वली अहद से हुई है या नहीं। ये एक जी ये एक ऐसी बात है जो जो अभी तक सामने नहीं आई कि क्या उनकी वज़ीर आज़म और वली अहद, क्योंकि ये तो ख़बर हमारे पास सुबह आ गई कि उनकी, और ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी दे दी और बात भी हो गई और सब कुछ की जी। और ये 36 अब से थोड़ी देर पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने बताया कि जी सेक्रेटरी ब्लिंकन और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद की भी मुलाकात हुई है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुलाकात जो है वो वली अहद से, क्योंकि बाकी जगहों पे अगर अमीर कतर से उनकी हुई है और शाह अब्दुल्ला से हुई है, तो इस दौरान उनकी क्या वली अहद से मुलाकात हुई है। लेकिन दिन का जो आगाज़ है वो इस बड़ी ख़बर के साथ हुआ जो कि एक बड़ी ख़बर थी, और वो ये थी कि जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने जो रॉयटर्स की ख़बर थी, अगर हम उसको दिखा सकें उसकी स्लाइड, रॉयटर्स ने दिन का आगाज़ इस बड़ी ख़बर के साथ किया कि सऊदी अरेबिया जो है उसने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, और पॉलिसी शिफ्ट करने के बाद सऊदी अरेबिया जो है वो इस मसले पे ईरान के साथ पोजीशन ले रहा है, और इसराइल के साथ उसने अपने ताल्लुकात को मुंजमद कर दिए। सही, ठीक है, फ्रीज कर दिए ताल्लुकात। ये रॉयटर्स की खबर थी, अगर हम दिखा सकें तो। अच्छा, इसी को फिर बाकी भी मीडिया ने दुनिया भर के इसको हाईलाइट किया, और इस खबर को हाईलाइट उन्होंने किया, और ये जो है ये फिर ईरान का मीडिया, सऊदी अरेबिया पुट्स नॉर्मलाइजेशन विद ईरान ऑन आइस, इंगेजेस विद ईरान विद गज़ा वॉर, ये रिपोर्ट, ये रॉयटर्स के बाद फिर सारी दुनिया ने इसको उठाया, और इवन इसको इसराइल की मीडिया ने भी उठा लिया। सही, और उन्होंने कहा कि ये जो ताल्लुकात हैं, ये फ़ैसला किया है सऊदी अरेबिया ने कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो फ्रीज़ कर रहा है इसराइल के साथ। हम कोशिश करते हैं कि ये और भी जगहों पे ये पूरी दुनिया में मतलब ये आई हुई खबर। अच्छा, तो उसके साथ ही फिर तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो इस मरहले पे वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात, ना सिर्फ इसके दो हिस्से हैं इस ख़बर के, अब ये रॉयटर्स की ख़बर है, ठीक है, ये रॉयटर्स की ख़बर है, वो इस ख़बर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मुंजमद कर दिए, और दूसरा हिस्सा ये है कि वो ईरान के साथ इंगेज कर रहा है अपने आप को, ठीक है, और ईरान के साथ इंगेज कर रहा है ये इसराइल फ़लस्तीन इशू पे। सही, दो हिस्से हैं, दो हिस्से। अच्छा, इसी दौरान जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला बयान जो है, उनकी मुलाकात जो है वो, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि उनकी सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात हुई जी, और उनकी बैरूत में सैयद हसन नसरुल्लाह से भी मुलाकात हुई और इस्लामिक जिहाद से भी हुई। सही, और फिर ये जो रास्ता है जो बैरूत से दमिश्क अगर जाएं तो पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ियों में से हाँ, एक पहाड़ियों का रास्ता है, एक मेन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद से मरी जाना होना, तो एक पुराना रास्ता है जो पहाड़ियों से गुजरता है, और एक ये है कि वो हाईवे बना हुआ है। तो इसी तरह से बैरूत से अगर जो दमिश्क जिन लोगों ने ट्रैवल किया है वो जानते हैं कि एक रास्ता, अच्छा, जो पहाड़ियों वाला है वो ज़रा तवील है क्योंकि वो क्रॉस करते हैं आप बहुत सी, और जो हाईवे सी बनी है वो सीधी है, लेकिन हाईवे के ऊपर टारगेट आसानी से होता है। बड़ी समझ की तो आम सी बात है कि हाईवे है तो उसके ऊपर से ड्रोन हो या जो भी हो या कोई हेलफायर मिसाइल, तो वहाँ पे गाड़ियाँ उड़ती हैं। अच्छा, ये जो
ये मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग अगर किसी रोड्स, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन जगहों पे हो, क्योंकि यहाँ पे जब ये बैरूत से डेमास्कस एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वहीं पर ही धमाका हुआ था, जनरल कासिम सुलेमानी वाला वाक़या हुआ था जी। तो अब ये है कि ये दरमियान में कल ये खबर आई कि जी वो दमिश्क के एयरपोर्ट के ऊपर और हलब के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो मिज़ाइल दागे गए। इसके ऊपर जो है वो इसकी वजाहत नहीं हुई कि दमिश्क और मतलब इसराइल ने दमिश्क और हलब पे क्यों मिज़ाइल दागे हैं हाजा को छोड़ के। सही। लेकिन एक अमूमी तासुर ये गया कि उन्होंने एक मैसेज दिया है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं ये अगर जा रहे हैं और वहाँ पर ये हमास और इन लोगों से मिलें तो एक बहरहाल, लेकिन फिर ये हुआ तो वो डेमास्कस नहीं गए, सही। वो दमिश्क नहीं गए, वो गए और उन्होंने जाके वहाँ पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की सैयद हसन नसरुल्लाह से और साथ उनके इस्लामिक जिहाद से, और साथ ही लेबनान के वज़ीर आज़म से भी, लेबनान के जो कैबिनेट है उनसे भी मुलाकात की। लेबनान के वज़ीर आज़म का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है कि वहाँ पे लेबनान में जो अभी तक जाहिर है कि एक ताइफ एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे, या ताइफ एग्रीमेंट से भी पहले हम चले जाएं, वो तो ये तो 40 के अंदर एक उनका बना था, वहाँ पर एक सिस्टम ऐसे है कि जो सदर है वहाँ पे, क्योंकि एक एथनिक बेसिस के ऊपर या रिलीजियस बेसिस पे जो भी उसको कहें आप, तो वो जो है वो सदर जो है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन, और जो वज़ीर आज़म हैं वो सुन्नी, और जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के वो हमेशा अहले तशी। ये एक फार्मूला वहाँ पे सेट हुआ है। अच्छा, अब इसमें तो ये इस तरह से वहाँ बनता है सेटअप लेबनान में जब भी इलेक्शंस हों या जैसे भी। अब इसमें ये हुआ कि खैर ये इनकी मुलाकात तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो है वो एक सरप्राइज़ उन्होंने वहाँ से एक सरप्राइज़ विजिट, जो कि यकीनन जगह छोड़ने के बाद या लेबनान जाने से पहले, लेकिन खुद की खबर बाद में आई, वो ये हुई कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं ईरान के, उनकी मुलाकात बशारुल असद से हुई दमिश्क में। अच्छा, अब इस बात को जहन में रखें कि बशारुल असद जो हैं वो अगर अपनी जगह मौजूद हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, अगर वहाँ पर रशियंस मौजूद हैं सीरिया में रशियंस ने बशारुल असद को, जो हाफिजुल असद और जो सीरिया है, ये पिछली सर्द जंग में भी ये सोवियत यूनियन के साथ था, और अभी भी बशारुल असद जो हैं वो उनको प्रेसिडेंट पुतिन की वजह से वो अपनी जगह रहे, वरना उनको ये अरब स्प्रिंग के नाम पे जो भी फसाद फैला था उसमें वो चले जाते। और रशियन, मैं पहले भी बात कह चुका, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में रशियन फ़ौज अगर देखी है प्रॉपर, तो वो सीरिया में देखी है, मतलब है कि प्रॉपर वो पोर्ट्स के ऊपर रशियन। अब अमेरिकन ट्रूप्स और बाकी ट्रूप्स तो नज़र आ जाते, रशियन ट्रूप्स को प्रॉपर बैठे हुए कहीं देखा है तो वहाँ देखा है मैंने पहली दफ़ा सीरिया में। और मैं ये भी कह चुका हूँ कि जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं जो कि इसराइल ने ले ली थी, लेकिन उनका एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है, तो इस तरफ हिजबुल्लाह बैठी हुई है। हिजबुल्लाह जो है ये सीरिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इसको इस तरह से देखें, ज़रा इस तनाजुर में देखें कि वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से इनखला करें। इजिप्ट ने रास्ता नहीं खोला। हमें नहीं पता कि ये जो स्टेटमेंट आई है कि ताल्लुकात मुंजमद करके ईरान से बढ़ाने का फैसला किए, इसके बाद क्या एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात वली अहद से हुई है, होगी, क्या वो यूएई जाएंगे इसके बाद, क्योंकि यूएई वो नहीं गए अभी तक सरकारी एलामिया नहीं आया। उन्होंने बहरीन से यानी कतर से बहरीन से सऊदी अरेबिया आके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान ये खबर आ गई सामने, ठीक है, कि ताल्लुकात मुंजमद करने का और ईरान तो आगे अब व्हाट नेक्स्ट, क्या उनकी वली अहद से मुलाकात होगी? एमबीए जाहिर है पावर उनके पास है, और क्या फिर वो यूएई की पोजीशनिंग क्या होगी? तो ये अब एक मामला यहाँ पे खामोश, एक सन्नाटा छाया हुआ है। सही। उनकी 6 घंटे का टाइम ख़त्म हो गया, और उन्होंने थोड़ी देर पहले नेतन्याहू जो है उन्होंने जो स्पीच की है, उन्होंने कहा है कि अगले मरहले के तैयार हो जाओ। उनसे कहा कि जी ये रॉयटर्स का सहाफ़ी मर गया, उन्होंने कहा जिसने मरना है मरे, हम अंदर जाएंगे। सही।
हम गज़ा में जाएंगे और यहाँ पर जो भी होगा देखा जाएगा। हिज़्बुल्लाह जो है वो उन्होंने 5 इलाके ऐसे हैं, 5 गांव शिबा फॉर्म्स के, जहाँ पे वो पेशकदमी कर रहे हैं। इस गुफ्तगू जब मैं कर रहा हूँ तो इसके दौरान वो इसराइल के क्रॉस करने के लिए बड़ी तादाद में हिज़्बुल्लाह तैयार बैठी। सही। और उनका कहना है कि हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर्स के ऊपर हैं। ट्रिगर्स, अब ट्रिगर्स अगर जो लोग जानते हैं इन तंजीमों को, उनको पता है कि ट्रिगर जो है ये सिर्फ पिस्टल का नहीं होता बल्कि और ट्रिगर्स भी, क्योंकि ये, तो उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां हमारे ट्रिगर्स के ऊपर हैं। ये इसराइल ये बात ध्यान में रखें। 2,500 बंदा, बॉम्बिंग हो रही है, पानी, ये सारा। अब इसराइल जो इजिप्ट है, वाहिद रास्ता इजिप्ट, इजिप्ट के लिए प्रॉब्लम यह है कि इजिप्ट जो है, या एक बात को ज़रा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो ये है कि जो दुनिया में चंद हालिया बरसों में या दिहाइयों में या सदी में या 1.5 सदी में या 2 सदियों में जो बड़ी इस्लामी तहरीकें बनी हैं दुनिया में, जिनको पॉलिटिकल इस्लाम कहा गया वेस्ट में, और इस्लामी तहरीकें, एक तो है ना इस्लामी पार्टियां नहीं, तहरीकें, उनमें से जिनका एक प्रॉपर नज़रिया और जो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, और उनमें एक अख़वानुल मुस्लिमून। सही। अच्छा, अख़वानुल मुस्लिमून जो है ये सैयद हसन अल बना, एक बहुत बड़ा नाम, और सैयद हसन अल बना जो हैं उन्होंने ये 1928 में ये बनाई। सही। ये 1928 में बनाई, और ये वो वक्त है, ये 1927 में उन्होंने वो ग्रेजुएशन करके निकले थे, और उन्होंने सैयद हसन बना ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, इजिप्ट से उनका ताल्लुक़, और कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ कर लिया था, अहादीस सारी, और मुहद्दिस भी और हाफिज़ भी। सही। और ये वो दौर था, यानी ज़ाहिर है उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 1901 की गालिबन उनकी पैदाइश है, तो वो जो है 1906 की पैदाइश है गालिबन उनकी, तो वो उस वक्त बहरहाल 21 साल के थे जब वो 1927 में वो निकले हैं बाहर। अब ये यानी उनकी जो तालिब इल्मी का दौर है, इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान ये हुआ कि जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया के अंडर इजिप्ट था, और इजिप्ट में वो मोहम्मद अली पाशा, जिनको नेपोलियन के ख़िलाफ़ भेजा था उस्मानियों ने कि तुम जाके लड़ो, लेकिन उन्होंने खुद अपना, मोहम्मद अली पाशा ने कहा था कि नहीं, मैं तो यहाँ पे मतलब एक इंडिपेंडेंट, जिसको मोहम्मद अली पाशा डायनेस्टी भी कहते हैं। तो जब शिकस्त हुई सल्तनत उस्मानिया को, ऑटोमन्स को, तो उसके नतीजे में पूरे मिडल ईस्ट का बंटवारा हुआ, टूट फूट हुई, सल्तनत उस्मानिया जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ। और उस वक्त सैयद कुतुब ये सारा मामला देख रहे थे, तो उनके सामने ही फिर ये हुआ कि जब हिस्से बखरे हुए यहाँ पे, तो पहले तो बेल्फोर एग्रीमेंट हुआ, और आर्थर बेल्फोर्ड जो हैं वो एक ख़त जारी हुआ 1917 में, जिसमें वो रॉथचाइल्ड को बाकायदा बता रहे हैं कि जी ये एक जूइश स्टेट जो है वो बनेगी, और वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से, ठीक है, ये पैलेस्टाइन फॉर ज्यूज ऑफिशियल सिंपैथी, मिस्टर बेल्फोर हैज सेंट द फॉलोइंग लेटर टू लॉर्ड Rothschild in regard to establishment of a national home in Palestine for Jewish people. I must pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations. ये इनको भेजा गया। Rothschild जो हैं उनको भेज रहे हैं, ये इसलिए भेज रहे हैं इनको कि Rothschild जो हैं उसे Jewish जो कांग्रेस बनी हुई थी, वो UK की MP भी थे Rothschild, उन्होंने वो उसको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं आपको कि बरतानिया के पास चूँकि अब आ गए, और साथ ही जो स्काई पिकॉट एग्रीमेंट, उसके तहत ये हुआ कि मशरिक़ वस्ता को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया। 2 जो ताकतें थीं
जो कि जीती थी, सही। ठीक है, सल्तनत उस्मानिया तो हार गई थी, तो दो ताकतें जो जीती थी तो उन्होंने कहा कि हम इसको कुछ हिस्से तुम्हारे पास और कुछ हिस्से मेरे हमारे पास, पास। तो उन्होंने इसको तकसीम कर लिया। और ये जो है अगर हम देखें तो इसमें जो ब्लू जोन है वो ब्लू जोन, ठीक है, और ब्लू, ये थोड़ा सा इसको ज़रा जूम इन कीजिएगा, हाँ, ये ब्लू जोन जो है ये फ्रेंच के पास चला गया, रेड जोन ब्रिटिश के पास डायरेक्ट चला गया, फिर उसके बाद जो हल्का स्काई ब्लू है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस होगा, जो जो पिंक है वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होगा, और ये जो ग्रीन है ये इंटरनेशनल जोन है, ये मिडिल ईस्ट की शक्ल बन गई। ये मशरिक़ वस्ता है उसके बाद, सही। ठीक है, स्काई पिक और एग्रीमेंट के बाद ये उसका हशर हुआ है, ये इन्होंने बांट लिया, ये ब्लू फ्रेंच है और ये नीचे जो है ये ब्रिटिश है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ देखें ना जो आज़ादियाँ लोग ले रहे हैं, तो ये ब्रिटिश आज़ाद कर रहा है ये इलाके, और ऊपर आप जाएँ लेबनान वगैरह की साइड पे तो आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है, और यहाँ पर आपको जो है ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा नज़र आता है। ब्रिटेन ने फिर बिठा दिया इलाके, क्योंकि ब्रिटेन के साथ तो शरीफ मक्का ने जॉर्डन इराक इधर उधर सारा दे दिया, और वो चलता रहा मामला 47-48 तक, जब तक कि अमेरिका नहीं उभर के आ गया। सही। सैयद कुतुब ने 1928 में ये अख़वान मुस्लिमून बनाई। सैयद कुतुब जो हैं वो एक तो रशीद रदा एक शख्सियत जो कि एक बड़े आलिम दीन, रशीद रदा जो हैं ये सल्तनत उस्मानिया में ये जो हैं बड़े फ़ाल रहे, जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दू, इमाम अब्दू, और ये जो है इनका ये कहना था कि जो यानी पैन अरबिज़म जिसे कहते हैं ना, कि अरब यानी खिलाफत अगर अरबों के पास होती तो शायद वो हाल ना होता कि जो यूरोप के मर्दे बीमार का हो गया। यानी उस वक्त तक जो तुर्की सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान थे तो वो तो अजीब व गरीब सूरत हाल थी उनकी, जिसके नतीजे में वो सल्तनत टूट रही थी। और ये यहाँ पे इस दौरान इन्होंने ये इंडिया भी आए, और यहाँ दारुल उलूम में इनकी मुलाकात जो है उस वक्त हुसैन नदवी साहब से भी हुई। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ तो ये रशीद रदा था, तो उनसे मुतासिर थे सैयद कुतुब, और जो है यानी थोड़ा सा पैन अरबिज़म वाला फैक्टर भी था, और थोड़ा सा ये भी था कि ये क्या हो, मतलब उन्होंने फिर उसके, अच्छा, सैयद रदा की जो रशीद रदा हैं उन्होंने अलमनार के नाम से रिसाला भी शाये करना शुरू, जरीदा, जो पूरी दुनिया में फैला, बहुत मकबूल हुआ अपने दौर में। सही। तो उन्होंने फिर, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो सैयद कुतुब हैं वो मुतासिर हैं, रशीद रदा से भी मुतासिर हैं, इमाम अब्दू से भी मुतासिर हैं, और उनके जो वालिद भी मदरसे में तालीम हासिल यानी तालीम देते थे, उस्ताद थे। तो इमाम अहमद हम्बल, हमारे जो सुन्नी चार मसालिक हैं उसमें से इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से मुतासिर, और इमाम तैमिया, इमाम हम्बल, और फिर इमाम अब्दुल वहाब, यानी वो जो कि अरब, सऊदी अरब में जो ज़्यादा लोग हैं तो वो हनफी नहीं बल्कि इमाम हम्बल, इमाम अब्दुल वहाब, इमाम तैमिया, इस तरफ। और यहाँ पर फिर वो एक जहाद वाला फैक्टर, वो तो बहरहाल अख़वान मुस्लिमून बनी, अख़वान मुस्लिमून बनी, और 10 साल में ये सूरत हाल बनी कि अख़वान मुस्लिमून जो थी ये दावत देते थे, जाके 4-5 लोग इनके साथी इकट्ठे हुए, इन्होंने पास ही नहर सुइज थी वहाँ पे, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग काम, इन्होंने, ये मिस्र में हुआ, तो इन्होंने 10 साल के बाद जो मीटिंग हुई तो उसमें 10,000 लोग थे अख़वान मुस्लिमून की, इतनी पॉपुलर हो गई 1938 तक। लेकिन अभी इसराइल बनने में 10 साल हैं। सही। जब इसराइल बना तो ये मिस्र में ये एक पूरी पावर बन चुके थे अख़वान मुस्लिमून। तो सैयद हसन अल बना ने अपनी फ़ौज भेजी, 70,000 के करीब इन्होंने अख़वान को भेजा लड़ने के लिए मिस्र की फ़ौज के साथ। लेकिन फिर ये हुआ कि जब शिकस्त हुई और मुआहिदा हो गया यूनाइटेड नेशंस के तहत सारा, ये उसके ख़िलाफ़ थे। तो यहाँ से इनका और मिस्र की गवर्नमेंट का झगड़ा शुरू। साथ ही वहाँ पर जो बादशाह थे उस वक्त, जो मोहम्मद अली
पाशा डायनेस्टी के जो चल रहे थे। सही। फारूक तो बाद में आए, उस वक्त फवाद थे, बाद में जो है वो फारूक आ गए। सही। तो उनके साथ इनके ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए और फिर ये हुआ कि वहाँ पे वज़ीर आज़म मिस्र के जो हैं, मिस्र के वज़ीर आज़म ने इन पे पाबंदी लगा दी। सही। नूर अल मशकी ने, और नूर अल मशकी ने इन पे पाबंदी लगाई 1948 में, ठीक है, क्योंकि ये खिलाफ हो गए ना मिस्र के, इनके ऊपर पाबंदी लगाई, सारे इनके दफातर वगैरह बंद किए, वज़ीर आज़म का कत्ल हो गया। अख़वानुल मुस्लिमून के एक कारकुन ने मिस्र के वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया। नतीजा ये निकला कि 1949 में, अगले साल 49 में, सैयद हसनुल बना जब सुबह निकले एक मुलाकात के लिए अपने बहनोई के साथ, तो इनको भी गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। अब ये अख़वानुल मुस्लिमून का वो दिन और आज का दिन के मिस्र में अख़वान कभी हुकूमत के साथ नहीं रही। यानी जो मिस्र की हुकूमत है, दरमियान में कुछ अरसे के लिए मोहम्मद मुर्सी आए ना, हमने देखा फिर क्या हुआ जी। तो अब ये जो अख़वान हमास है, ये सुन्नी है, ठीक है, ये ज़हन में रखें, ये सुन्नी है। इमाम अहमद हम्बल, ठीक है, सैयद कुतुब को भी हसन बना के साथ में शामिल कर सकते हैं। सैयद कुतुब की तालीमात वो भी अख़वान में ही थे, ठीक है। अब वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि मिस्र क्यों क्रॉसिंग नहीं खोल रहा, और अगर मिस्र क्रॉसिंग नहीं खोल रहा तो बाकी जो अरब वर्ल्ड है वहां पर क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है, क्या अमेरिका संभाल पाएगा? ठीक है सर, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। और चाइना बीच में आ गया आज ऑफिशियली, ठीक हो गया। नाज़रीन वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होने जा रहा है इस हफ्ते में, ये जो है मशरिक़ वस्ता के हालात तय करेंगे? जी बिल्कुल, ये बल्कि दुनिया के हालात देखें। एक तो मैंने आपसे बात की कि अभी तक ये बात, मेरा ख्याल है कि शायद जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो देखें, इस तरह कोई यहाँ से जाना बनता नहीं है उनका कि वो आए हैं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम तो हमारी पॉलिसी तो जो है वो हम ईरान के साथ हैं इस मामले पे, और हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर रहे हैं। और ये सेक्रेटरी ब्लिंकन, तो अब और दूसरा ये कि अभी तक वली अहद की मुलाकात की खबर नहीं आई कि क्या उनकी सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है या मामला वज़ीर ख़ारजा पे रुका हुआ है। अमीर कतर से हो गई, शाह अब्दुल्ला से हो गई। अच्छा, तो ये अब दूसरी तरफ इसराइल के पास देखें ऑप्शंस नहीं है। ये जो इंतकाम लेना है ना, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि बदला लेना है तो आप मार दें सबको। क्या अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद इस वक्त कोई, मेरा ख्याल है कम से कम 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स तैयार हैं इस वक्त। और रॉकेट्स नहीं है इनके पास, तो रॉकेट्स तो इनके पास, ये हमास के पास तो बहुत ज़्यादा उनके पास असला है। और सिर्फ ये लेबनान की आर्मी भी आ जाएगी बीच में प्रॉपर, क्योंकि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, देखिए लेबनान में जो है ना वो खारजा पॉलिसी, और आप समझें कि जो खारजा पॉलिसी भी उनकी, यानी अगर आपने जाना हो ना यहाँ से बाय रोड ट्रैवल करना हो बैरूत से दमिश्क, तो आपको हिजबुल्लाह आपको परमिशन देती है कि आप जाएं। और इसी तरह से तो खारजा पॉलिसी बड़ी हद तक लेबनान की जो है वो हिजबुल्लाह को आप उससे आउट नहीं कर सकते, और जो दाखिली पॉलिसी है इंटरनल, उससे भी आप हिजबुल्लाह को, तो वहाँ की एक तो फ्रेजाइल गवर्नमेंट है और वहाँ पर केयर टेकर का सेटअप है, तो वो एक्सक्लूड नहीं कर सकता हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह जो है, और पहले 2006 में जो हिजबुल्लाह ने किया इसराइल के साथ, तो उसके बाद तो इसराइल ने भी बहुत अपने, लेकिन इस वक्त 2 फ्रंट नहीं है, 2 से ज़्यादा फ्रंट्स हैं, क्योंकि उधर जॉर्डन और इधर से इजिप्ट में क्या होगा मैं नहीं जानता। इजिप्ट में मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर जो है जब हसन अल बना का को शहीद कर दिया गया, उसके बाद ये है कि उनके वजीर आजम, फिर उसके बाद लेकिन ये 49 में हुआ। अब 49 में ये हो गया तो 50 गुजरा, तो 51 में जाके फिर उनकी जगह जो नई क़यादत आई, उसको अख़वानुल मुस्लिमून के जो लोग हैं वो मुर्शिद कहते हैं, ठीक है। तो उनको 2 साल, और वो भी कोई 2 साल 7 महीने लग गए उनको चूज़ करने में। और वो हसन अल हुदैदी, वो 51 से लेके 73 तक
उन्होंने अखवान की सरबराही की, लेकिन वो 54 में अरेस्ट हो गए थे। क्योंकि हुआ ये कि 52 में तख्ता उलट दिया, तख्ता उल्टा गया, वो शाह फारूक को फारिग किया, ये जनरल नजीब और कर्नल नजीब और कर्नल जमाल अब्दुल नासिर, जिसको कर्नल स्कू कहते हैं। और उसके बाद शुरू में ये हुआ कि इनके ताल्लुकात अच्छे रहे अखवान के साथ, फिर बिगड़ गए क्योंकि ये हुआ कि वो एक जमाल अब्दुल नासिर को भी शायद कत्ल करने का, उन पे भी हमला करने का प्लान कर रही थी अखवान। तो उसके बाद इनको इनके साथ साथियों के साथ, ये जो नए इनके लीडर थे, इनको जेल में डाला, ट्रायल हुआ, 6 को फांसी हो गई, सजाए मौत हो गई, इनको उम्र कैद। और 73 में फिर ये हुआ कि जमाल अब्दुल नासिर का इंतकाल हो गया। मतलब मिस्र की अजीब, जमाल अब्दुल नासिर की जब डेथ हुई, अनवर सादात आ गए। अनवर सादात आए तो अनवर सादात ने कहा कि मैं एक गुड जेस्चर के तौर पे अखवान के लोग रिहा करता हूँ, और अखवान के लोग मैं रिहा करता हूँ, और अखवान के लोगों को उन्होंने रिहा किया। लेकिन इस दौरान अखवान स्प्लिट हो चुकी थी 2 धड़ों में। एक उसका जो एक और जमात निकल के सामने आ गई थी, जमात इस्लामिया जिसको कहें, या जो भी उसको प्रोनाउंस जिस तरह से भी करें। और वो जो थी वो वायलेंट थी, और वो थी जो कि जिसमें अहमद जवारी थे, और जिन्होंने आगे फिर कत्ल कर दिया अनवर सादात को। ठीक है, तो अब इशू ये है। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गए। अच्छा, अखवान के लोग यहाँ पर जब अफगान जिहाद हो रहा था तो यहाँ पे अब्दुल रसूल सयाफ और ये सारे जो हैं ये अखवान के साथ लिंक थे। सही। एक मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद है अपने आप को उनसे लिंक करती थी। अच्छा, एनीवे, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि जो इजिप्ट, इसीलिए जो इजिप्ट है, देखिए आखिरी ये क्या हुआ, अखवान मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मुर्सी आए, और मोहम्मद मुर्सी 1 साल रहे, और 1 साल रह के वो समझ ही नहीं पाए कि मैंने गजा को कैसे करना है, इधर क्या करना है। वो उनका तख्ता उल्टा गया। 2019 में उनकी जेल में ट्रायल के दौरान डेथ हो गई। जो मौजूदा क़यादत है अखवान की वो सारी जेलों में पड़ी है। अब इस सूरत हाल में क्या इजिप्ट दरवाजे खोलेगा? अच्छा, ये अखवान जो हैं ये आप यूँ समझें कि यानी यहाँ पर और भी तहरीकें नहीं हैं, हिज़्बुत तहरीर आगे, ये सुन्नी तहरीकें हैं। वो जो हिज़्बुल्लाह है उससे आप अलग करें इनको। सही। यानी ये इस हद तक एक दूसरे के साथ नज़ियाती इनका इख्तलाफ रहा है कि तकफीर के ये फतवे लगाते रहे। इस वक्त सब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मैंने बता रहा इमाम हम्बल, इमाम अब्दुल वहाब और वो था, तो इस वक्त सब इकट्ठे हैं। और ये पैन अरबिज्म भी नहीं है, क्योंकि पैन अरबिज्म होता तो इसमें ईरान का होता। ये अरब ममालिक से बढ़ के है ना, ईरान भी है तो तुर्की भी है, तो ये अरब ममालिक तो नहीं है। मलेशिया के अंदर हंगामे हो रहे हैं। और दूसरी बात जो एक अफसोसनाक वो ये कि यूरोप के अंदर जो एक कत्ल हो गया, तो उसके नतीजे में वहाँ 7000 फ्रांस के अंदर लोग बुलवाए हुए हैं, हंगामे हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा एहतजाज हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कि वहाँ से ये खबर आ रही है कि जी वो अमेरिका खुद परेशान है कि वो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और वो मतलब है कि वो हमास को ये नहीं कह रहे कि हमास ने जो कुछ अच्छा किया, वो इसराइल जो कुछ कह रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा, अब ये जो एहराम है ना अखबार 29 कि इजिप्ट रिफ्यूजेस फॉरेनर्स पैसेज फ्रॉम गजा एक्सेप्ट एज पास ऑफ रिलीफ एड एग्रीमेंट। अच्छा, ये है जो इजिप्ट, जो मैंने वजह बताई कि इजिप्ट अलाउ ही नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर, रियासत मिस्र की ये कबूल नहीं कर सकती कि वहां से हमास आए। हमास जो है वो अखवान मुस्लिमून, शेख अहमद यासीन, अखवान मुस्लिमून, कौन से अखवान मुस्लिमून? सैयद हसन अल बना, मोहम्मद मुर्सी। तो ये कैसे अलाउ करेगी? जमाल अब्दुल नासिर। तो इजिप्ट और ये अखवान का एक पुराना। अब यहां पर इसको आप इस तरह से देखें कि अच्छा, हिजबुल्लाह बिल्कुल एक अलग थ्योरी है, यानी उनके जो नजरियात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो ये हैं कि सुन्नी बाथिस्ट सद्दाम हुसैन ने एक तो जंग की ईरान के साथ, और फिर वहां अहले तशी को, तो हिजबुल्लाह वो बिल्कुल अलग, वो और हमास साथ हैं। सही। यहां सऊदी अरेबिया और अब ये जो अरब स्ट्रीट है ना, अरब स्ट्रीट या बाकी जो स्ट्रीट्स हैं, सड़कें, ये बड़ा मैटर करती हैं हुक्मरानों के लिए। 2006 में भी कोई खास इरादा नहीं था कि मुल्कों का कि वो उसमें अपने बयानात दें या कुछ करें, लेकिन उनको आना पड़ा था। अब मसला ये है कि ये यहाँ पर यूरोप का वो रोल बदकिस्मती से नहीं है जो पहले रहा हमेशा, कि यूरोप बहुत इसमें असर्ट करता था। फ्रांस, जर्मन, ये सारे बड़े एक्टिव होके
वो बदकिस्मती से ये जो उसमें नेटो वेटो EU वीयू हमारे सामने है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल हुई है सऊदी अरेबिया से, और वो इंपॉर्टेंट कॉल जो है वो हुई है सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन और चाइना के वजीर खारजा वांग जी के दरमियान। और इसको मैं यहाँ पर, चूंकि इसकी कहीं डिटेल हमारे पास कहीं कि इस गुफ्तगू में क्या बात हुई है, क्या डिस्कशंस हुए हैं, तो मैं 9 स्लाइड्स रिकॉर्ड कर देता हूँ। CGTN चाइना का न्यूज़पेपर, उनका टीवी भी बता रहा है इस खबर को कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पीक्स विद US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन पैलेस्टाइन इसराइली कॉन्फ्लिक्ट। आगे लेकिन बात क्या हुई ये हम नहीं जानते, और ये भी हमें नहीं पता। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी 32nd स्लाइड, इसराइल प्रिपेयर्स फॉर ब्लॉक बाय ब्लॉक वॉरफेयर इन गाजा, ये गलत होगा। फॉरेन पॉलिसी दूसरा, वेंजेंस इज नॉट अ पॉलिसी, बदला कभी कोई पॉलिसी नहीं होती। और ये लेकिन अब यहाँ पे करें ना करें, क्या करें, गुस्से में हैं। आज का दिन भी गुजर गया, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, लोग फंसे हुए हैं। फॉरेनर्स को भी अंदर रोक दिया, इजिप्ट ने कहा कि रोके, सिर्फ एड वर्कर आएंगे जाएंगे, लेकिन वो जो मदद का सामान भेजे वो भी मिस्र में खड़ा है, क्योंकि वो जो भेजा है ना टर्की ने और कतर ने और सऊदी अरेबिया ने और बाकी जो गजा के लिए, वो भी उधर ही खड़ा है, सिनाई में ही खड़ा हुआ है, क्योंकि वो दरवाजे ही नहीं खोल रहे। वो कह रहे हैं कि खोलेंगे तो वहां से औरतें बच्चे फिर वो हमारे लिए, बल्कि मतलब वो फायर वायर कर रहे हैं दोनों। अच्छा, वो उधर से हवाई फायर, उधर से जो है वो इसराइल के लोग कह रहे हैं कि दीवार के कोई करीब भी आ गया, वो करीब जरा सा हमें कोई मूव करता हुआ भी नजर आया तो यहां से गोली मारेंगे। वेस्ट बैंक जो है वो पकड़ा है, मगरबी किनारा। सही हो गया। और किंग अब्दुल्ला ने भी जॉर्डन के क्लैरिटी के साथ कह दी। अब लेकिन आगे क्या होगा, सवाल ये है। देखिए ना, ऑस्टिन लॉयड कहाँ गए हमें नहीं पता। उन्होंने डिफेंस का जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपने हॉस्टेजेस को छुड़ा नहीं पा रहे, हॉस्टेजेस अंदर हैं। उन्होंने, इसराइल कह रहा है कि अच्छा जी हम तो मारेंगे, बमबारी करेंगे। 6 घंटे की उन्होंने विंडो दी। वो मेरे ख्याल से यौम सब्त का जो भी उनका सिलसिला है उसका इंतजार कर रहे थे कि ख़त्म हो जाए। सही। आज रात, कल का दिन चाइना ने क्या बात की है, चाइना ने फिर पैलेस्टाइन का जिक्र किया है। सऊदी अरेबिया में वो हैं और वो वलीअहद से नहीं मिलते, फिर UAE जाते हैं, दौरा यहीं। तो एक इतना बड़ा क्या। और इजिप्ट, इसमें देखें इजिप्ट को सारे मुल्क अब इजिप्ट से कह रहे हैं कि दरवाजे खोलो अपने, इनके लिए ये 20 लाख आदमी किधर जाएंगे, बच्चे औरतें, रास्ता यही है। इजिप्ट नहीं कर सकता इसको, यानी इजिप्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इजिप्ट इस वक्त उसको बंद रखता है तो भी मुश्किल, खोलता है तो भी मुश्किल। इसराइल अटैक नहीं करता तो क्या बनेगा, करता है तो क्या बनेगा, ऑक्युपाई कर लेगा जाके, या 20 लाख लोगों को पानी में फेंक देगा, क्या करेगा। जो वो इजिप्ट तो जाने नहीं दे रहा तो वो क्या सबको मार देगा। तो एक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। और इस दौरान जो है वो चाइना ने कहा है कि चाइना इन्वॉल्व हुआ है, और चाइना के जो मुशीर ख़ास हैं यहाँ से, वो अब मेरे ख्याल से किसी भी वक्त यानी वो उस लेवल के, शायद वांगी खुद आ जाएं, या जो मशरिक़ वस्ता के उनके नुमाइंदे हैं वो भी शायद किसी वक्त भी यहाँ पे लैंड करें। लेकिन वो 6 घंटे की विंडो ख़त्म करके अब वो बंद हो गई ना विंडो, तो अब व्हाट नेक्स्ट हम नहीं जानते कि क्या सही हो गया। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।